नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारी जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की क्लासों में ध्वनि साउंड की क्लासें चल रही थी, जिसमें हमने प्रथम 2 क्लासों में ध्वनि की सामान्य जानकारी और ध्वनि के गुणों के बारे में, जैसे तरंगदैर्ध्य, आवर्ती, आवर्तकाल, आयाम और तरंग वेग के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि आवर्ती के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है: श्रव्य, अपश्रव्य और प्रश्रव्य। जो 3 प्रकार हैं, इन तीनों प्रकारों में से आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम होते हैं, उनमें क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये चीजें पूछी जाती है। तो हम थोड़ा समझते हैं। आज हम पढ़ेंगे आवर्ती के आधार पर ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण। आवर्ती के आधार पर ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। नाम तो आपने सुने होंगे इनके। एक श्रव्य, जिसे हम अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं। दूसरा अपश्रव्य और तीसरा आपके पराश्रव्य। अपश्रव्य को इंग्लिश में इंफ्रासोनिक कहते हैं। इंफ्रा मतलब अप और श्रव्य मतलब सोनिक। और पराश्रव्य को इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। इनके जो अंग्रेजी नाम हैं वो भी हमें याद रखने हैं, क्योंकि सामान्यतः दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं। इस कारण परीक्षा में आपके ऑप्शन में मिल सकते हैं, क्वेश्चन में मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। अब हम इसको समझते हैं कि क्या होती है। हमने ये पढ़ा कि आवर्ती के आधार पर ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें वो 3 प्रकार की होती है: श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि और आपके पराश्रव्य ध्वनि। श्रव्य को बोलते हैं ऑडिबल साउंड और इसको अपश्रव्य को इंफ्रासोनिक साउंड और पराश्रव्य को अल्ट्रासोनिक साउंड। अब हम पढ़ेंगे कि श्रव्य ध्वनि क्या होता है। वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अब थोड़ा समझना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होगी, यह ऑप्शन मिल सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। लेकिन कभी कभार एक और ऑप्शन मिलता है, वो थोड़ा समझना। हमें पता है कि 1000 को हम के लिखते हैं, किलो। तो ये जो 1000 दिख रहा है, इसको मैं लिख दूंगा किलो। तो यहां ऐसे भी लिख सकता हूं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। इसको हम बोलेंगे किलो हर्ट्ज। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है, वह आवृत्ति, वह ध्वनि आपके श्रव्य ध्वनि कहलाती है। और इस ध्वनि को हम अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं। तो इस श्रव्य ध्वनि को जो मानव कान है, मानव कान द्वारा सुना जा सकता है। अब थोड़ा समझना
कि हमें ये तो पता चल गया कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की जो ध्वनि है वो श्रव्य ध्वनि कहलाएगी। लेकिन इस 20 हर्ट्ज से कम जो ध्वनि होगी, इस 20 हर्ट्ज से कम, वो ध्वनि क्या कहलाएगी? तो वो ध्वनि कहलाएगी अपश्रव्य। तो अपश्रव्य में हम क्या लिखेंगे? 20 हर्ट्ज से कम। वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है वह आपके अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक साउंड कहलाती है। और प्राश्रव्य ध्वनि क्या होता है, थोड़ा समझना। अभी हमने पढ़ा कि श्रव्य ध्वनि का प्रास क्या होगा? आवृत्ति प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो इसे हमें यह समझना कि 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की जो ध्वनि है वो क्या होगी? वो होगी आपके प्राश्रव्य। तो इसकी जो प्रास होगी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो अब हम क्या बोलेंगे कि वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि आवृत्ति के आधार पर ध्वनि 3 प्रकार की होती है: श्रव्य, अपश्रव्य और आपके प्राश्रव्य। ऑडिबल साउंड, आपके इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति की जो साउंड होती है वो आपके क्या कहलाती है? श्रव्य। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि है वो क्या कहलाएगी? अपश्रव्य। और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की जो ध्वनि है वो आपके प्राश्रव्य ध्वनि कहलाएगी। लेकिन इनको कौन कौन से जीव जंतु सुन सकते हैं वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा समझते हैं। पहले हम बात करते हैं अपश्रव्य की। अपश्रव्य जब भूकंप आता है, भूकंप से कुछ समय पहले ये ध्वनि उत्पन्न होती है। भूकंप से कुछ समय पहले जब भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे कुछ समय पहले आपके अपश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, ये ध्यान रखना है। साथ में इन तरंगों को आपके गैंडा सुन सकता है, हाथी सुन सकता है, कुत्ता सुन सकता है और आपके वेल एक मछली होती है वो भी सुन सकती है। तो ये जो 4 जानवर हैं जो आपके अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, कौन कौन से? गैंडा, हाथी, कुत्ता और वेल, इस प्रकार की ध्वनि को सुन सकते हैं। अब मेरी बात समझना कि जब भूकंप आता है, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ये जो जीव जानवर हैं, गैंडा, हाथी, कुत्ता, वेल, ये कुछ समय पहले परेशान रहते हैं, भौंकते हैं, चिल्लाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यही अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, हमारे कान अपश्रव्य ध्वनि को नहीं सुन सकते। और हमें पता है कि भूकंप जब आएगा उससे पहले कुछ समय पहले आपके अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होगी और वह अपश्रव्य ध्वनि कुत्ता सुनेगा, गैंडा सुनेगा, हाथी सुनेगा और वेल। तब ये क्या करेंगे? भूकंप से कुछ समय पहले चिंतित हो जाएंगे, अपने स्वभाव में बदलाव लाएंगे। हमें पता चल जाएगा अब कुछ अप्राकृतिक घटना होने वाली है। ये बात समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि प्राश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासोनिक वेव कौन कौन से जानवर सुन सकते हैं। एक तो डॉल्फिन एक मछली आती है, एक आपके चूहा, एक आपके चमगादड़। हम सबको पता है कि चमगादड़ रात्रि के अंधेरे में उड़ने के लिए प्राश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करता है। और साथ में कुत्ता भी इस ध्वनि को सुन सकता है। ये आपको थोड़े ध्यान रखने हैं जो हमने पढ़ाया कि अपश्रव्य ध्वनि को कौन कौन से जानवर सुन सकते हैं और प्राश्रव्य ध्वनि को कौन कौन से जानवर सुन सकते हैं। आपके अपश्रव्य को गैंडा, कुत्ता, हाथी या वेल, और प्राश्रव्य को चमगादड़, चूहा, डॉल्फिन और कुत्ता, ये जानवर सुन सकते हैं। जबकि ये जो श्रव्य ध्वनि है ये मानव कान द्वारा भी सुनी जा सकती है, जबकि आपके अपश्रव्य और प्राश्रव्य मानव कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती। तो हमने ये वर्गीकरण पढ़ लिया, एक बार आप इसको देख लीजिए। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो हम पढ़ेंगे, इस प्राश्रव्य अल्ट्रासोनिक ध्वनि के उपयोग जो आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
तो एक बार आप इसको नोट कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्रव्य ध्वनि के उपयोग। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि श्रव्य ध्वनि का आवर्ती प्रयास कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, दूसरा 20 हर्ट्ज से कम, तीसरा 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या चौथा 20,000 हर्ट्ज। तो आपको अपना पहला आंसर टिक करना है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज थोड़ा समझना। इसको रब कर रहा हूं एक बार, उसके आगे हम बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे प्रश्रव्य ध्वनि के उपयोग। प्रश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रा सोनिक साउंड। ये भाई इंग्लिश नाम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सामान्यतः उपयोग में लिए जाते हैं कि उपयोग। पहला क्वेश्चन कि इसका जो पहला उपयोग है कि इस प्रश्रव्य ध्वनि के बारे में सर्वप्रथम बताने वाला या इस प्रश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करने वाला वैज्ञानिक कौन था। उसका नाम है गॉल्टन। उस वैज्ञानिक का नाम है गॉल्टन। गॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक सिटी बनाई जिससे सर्वप्रथम प्रश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न किया गया था। उस सिटी का नाम है गॉल्टन सिटी। इसका हम कहेंगे कि जो गॉल्टन वैज्ञानिक है इसने एक ऐसी सिटी बनाई जो प्रश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती हो। उस सिटी को नाम दिया था गॉल्टन सिटी। और इस गॉल्टन सिटी का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं पर कोई बम रखा हो या कुछ ऐसी असामाजिक वस्तु रखी हो, तो उनको जांचने के लिए कुछ विशेष प्रकार के कुत्ते, जिन्हें हम खोजी कुत्ते, जिनको विशेष प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है, उन कुत्तों का उपयोग करते हैं। तो उन कुत्तों को प्रशिक्षण देने के लिए किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है, प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग। और किस सिटी की सहायता ली जाती है, गॉल्टन सिटी की। तो अब आपको बात समझ आ जानी चाहिए। पहला उपयोग क्या है कि गॉल्टन सिटी द्वारा खोजी कुत्ता मतलब जो बम ढूंढते हैं, खोजी कुत्तों को प्रशिक्षण देने के लिए। दूसरा उपयोग, आपने सुना ही होगा कि जो चमगादड़ है वो रात्रि के अंधेरे में उड़ने के लिए प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग करता है। अब कुछ लोगों को ये पता नहीं होता तो वैसे ही टिप्पे मारते हैं कि चमगादड़ को रात्रि के अंधेरे में दिखाई देता है, वो नाक के चिपक जाता है। ऐसी कुछ भ्रांतियां हैं, लेकिन वो भ्रांतियां गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। चमगादड़ रात्रि के अंधेरे में क्यों उड़ता है, क्योंकि वह अपने मुंह से लगातार प्रश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता रहता है। और अगर कोई सामने अवरोध आ गया तो वह प्रश्रव्य ध्वनि उस अवरोध से टकराएगा और वहां से उस ध्वनि का परावर्तन होगा, जिसे वो चमगादड़ सुन लेगा और उसे पता चल जाएगा कि सामने कोई दीवार है या सामने कोई अवरोध है। या तो वो उस अवरोध के चिपक जाएगा या उस अवरोध से बचकर निकल जाएगा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि चमगादड़ रात्रि के अंधेरे में उड़ने के लिए प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग करता है।
ऐसा नहीं है कि चमगादड़ को रात्रि के अंधेरे में दिखाई देता, ऐसा नहीं है। हमें भी रात्रि के अंधेरे में दिखाई नहीं देता, तो उसे भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो उड़ने के लिए क्या करता है, पराश्रय ध्वनि का उपयोग करता है। ये कैसे, इसके लिए थोड़ा एक चमगादड़ बना लेते हैं। ये चमगादड़ बना लिया, ऐसा समझ लो। इसके ऐसे पंख, इसका चमगादड़ है, इसके दो कान हैं और इसकी आंख है, ऐसा समझ लो। ये चमगादड़ अपने मुंह से लगातार पराश्रय ध्वनि का उत्पादन करने लगता है। जब ये उड़ता है तो अपने मुंह से लगातार पराश्रय ध्वनि उत्पन्न करता है। और वो पराश्रय ध्वनि क्या करेगा, सामने कोई दीवार है या अवरोध है, उस अवरोध से टकराएगी और उस पराश्रय ध्वनि का परावर्तन होगा। और उस परावर्तित पराश्रय ध्वनि को ये चमगादड़ सुन लेगा। इसका मतलब उसे पता चल जाएगा कि सामने कोई दीवार या अवरोध है, या तो वो उससे बच जाएगा या उसके चिपक जाएगा। इसी कारण चमगादड़ हमारी नाक पर चिपक जाता है, कि उसे पता चल जाता है कि सामने कोई अवरोध है, या तो हमारे सिर पे या हमारी पीठ के पीछे चिपक सकता है। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वो हमारी नाक पर ही चिपक सकता है। ये भी भ्रांति है कि चमगादड़ नाक काट लेता है और नाक के ही चिपकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रांति है। वो हमारी पीठ के पीछे भी चिपक सकता है, हाथ पे चिपक सकता है, सिर पे चिपक सकता है, कहीं पे भी चिपक सकता है, क्योंकि वो उससे बचने के लिए चिपक रहा है। इस बात को समझ लेना है। और यदि वह चमगादड़ अपने मुंह से लगातार पराश्रय ध्वनि उत्पन्न कर रहा है और उसे वापस वो नहीं सुने दे रहे, इसका मतलब उसे पता चल जाएगा कि आगे कुछ भी नहीं है, आगे रास्ता खाली है, तो वो उड़ता हुआ रहेगा। ये दूसरा उपयोग आपको समझ में आ गया होगा कि चमगादड़ रात्रि के अंधेरे में उड़ने के लिए पराश्रय ध्वनि का उपयोग करता है। ये तो इसके सामान्य उपयोग हुए। इसके उद्योग जगत में क्या उपयोग है या चिकित्सा क्षेत्र में क्या उपयोग है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि इस पराश्रय ध्वनि के उद्योग जगत में क्या उपयोग है। तो हम यहाँ पे एक अलग से थोड़ा पॉइंट बना लेते हैं कि उद्योग जगत में, इसके उद्योग जगत में क्या उपयोग है। तो आप देखते हो कि जो बड़े कल कारखाने होते हैं, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। उन मशीनों में बड़े बड़े पुर्जे होते हैं, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के ऊपर चिमनियां होती है जिससे धुआं निकलता रहता है। उन चिमनियों में कुछ समय के बाद रेत और तेल का चिट्टा जम जाता है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में कालिक कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, कालिक, जो आपके रेत और तेल का मिश्रण है। तो जो आपके मशीनों के पुर्जों लिख दो, मशीनों के पुर्जों एवं चिमनियों में उत्पन्न कालिक को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है भाई, पराश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग पता चल गया कि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनके पुर्जे या चिमनियों में जमी कालिक को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े धातु के ब्लॉक होते हैं, और उन धातु के ब्लॉकों में दरारें उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते। तो उन दरारों को भरने के लिए और उन दरारों का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करेंगे भाई, पराश्रय ध्वनि का उपयोग करेंगे। तो दूसरा इसका उपयोग क्या होगा उद्योग जगत में, कि धातु के ब्लॉकों में उत्पन्न दरारों का पता लगाने के लिए या उन दरारों को भरने के लिए
बढ़ने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ये दो उपयोग हो गए आपके उद्योग जगत में। अब हम देखेंगे इस पराश्रव्य ध्वनि का चिकित्सा जगत में क्या उपयोग है। हम पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ी जगह यहाँ पे देख लेते हैं। चिकित्सा जगत में उपयोग। पहला उपयोग है अल्ट्रासोनोग्राफी करने में। पहला उपयोग है आपकी अल्ट्रा सोनोग्राफी करने में पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। और इस अल्ट्रा सोनोग्राफी को सामान्य भाषा में सोनोग्राफी भी बोला जाता है। सोनोग्राफी के द्वारा हम अपने शरीर के आंतरिक भागों जैसे यकृत है, आमाशय है, जितने भी आंतरिक भाग है उनमें क्या दोष उत्पन्न है, वो अंग कहीं से कटा फुटा है या कहीं से उसमें सूजन आ गई है या मतलब उसमें व्याधि, मतलब उसमें क्या कमी रह गई है, उसका पता लगा सकते हैं। साथ ही में आपके जो आपके गर्भ है, गर्भ में पल रहे शिशु का विकास, उसका पोषण कैसे हो रहा है वो भी पता कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में सोनोग्राफी का उपयोग है वो गलत तरीके से हो रहा है। इसका उपयोग करके गर्भ में पल रहे शिशु वो लड़का है या लड़की, इसका पता लगा दिया जाता है। और यदि लड़की होती है तो उसकी गर्भ ही हत्या कर दी जाती है, जिसे बोला जाता है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या, तो ये इसका एक तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस कारण इस सोनोग्राफी का उपयोग अभी रोका गया। ऐसा नहीं है कि इसके द्वारा हम अपने आंतरिक भागों की जांच नहीं कर सकते, ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम गर्भ में पल रहे शिशु लड़का है या लड़की है इसका पता नहीं लगा सकते। वो शिशु कैसा है, स्वस्थ है या उसका पोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके शरीर में कितना विकास हो रहा है ये तो देख सकते हैं। लेकिन गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है उसका पता नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने का कोई प्रयास करता है तो उसको दंड भी दिया जाता है, कुछ वर्ष का कारावास और कुछ रुपए जुर्माना लगा दिया जाता है उस पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी में आपके पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में एक होता है ईसीजी। इसकी फुल फॉर्म है इको कार्डियोग्राफ। इकोकार्डियोग्राफ, इसमें भी आपके पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। और इस ईसीजी के द्वारा हम हृदय का प्रतिबिंब बना सकते हैं। क्या होगा थोड़ा समझना कि इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारी पराश्रव्य ध्वनि है उसको हृदय के विभिन्न भागों से टकराया जाता है, मतलब विभिन्न भागों तक उसको पहुंचा दिया जाता है तरंगों के रूप में। और वहां से उस पराश्रव्य तरंगों का क्या होगा, परावर्तन होगा। और उस परावर्तन से ही हम हृदय के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब बना देंगे और हमें यह पता चल जाएगा कि हमारे हृदय में कहां पर कोई चीज गड़बड़ है, कहीं पे सूजन तो नहीं आ गई है या कहीं पे कोई चीज कटी फटी तो नहीं है। तो आपको थोड़ा समझना है कि ईसीजी इकोकार्डियोग्राफ जिसकी सहायता से हम हृदय का प्रतिबिंब बना सकते हैं, उसमें भी आपके पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग कि आपका जो गुर्दा है या जिसे हम किडनी कह सकते हैं, उसमें कोई पथरी है तो पथरी को बारीक कणों में तोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि पराश्रव्य ध्वनि
के द्वारा हम अपनी किडनी या गुर्दे में उत्पन्न पतरी को छोटे छोटे कणों में तोड़ सकते हैं और वो छोटे छोटे कण हमारे मूत्र के साथ बाहर त्याग दिए जाएंगे। इसमें एक और इसका उपयोग है चिकित्सा क्षेत्र में। एक रोग आता है गठिया। यहां पे मैं बता रहा हूं गठिया रोग के उपचार में, गठिया रोग के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चिकित्सा क्षेत्र में इसके 4 उपयोग हैं। पहला सोनोग्राफी में, दूसरा ईसीजी इकोकार्डियोग्राफ जो हृदय से संबंधित है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके ईसीजी इकोकार्डियोग्राफ किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है और ये हमेशा हृदय का प्रतिबिंब बनाता है। इसमें भी प्रसरण ध्वनि का उपयोग करते हैं। तीसरा गुर्दा या किडनी पर उत्पन्न पतरी को छोटे छोटे कणों में तोड़ने के लिए भी इसका यूज करता है प्रसरण ध्वनि का। और चौथा आपके गठिया रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। एक इसका और हम उपयोग देखें तो हो सकता है कि इन किरणों को पतले किरण पुंजों के रूप में भेजा जा सकता है। जो प्रसरण तरंगे होती हैं, प्रसरण तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव, इनको हम पतले किरण पुंजों के द्वारा अधिक दूरी तक भेज सकते हैं। यह भी इसका उपयोग ध्यान रखना कि जो अल्ट्रासोनिक वेव है इनको पतले मतलब पतले बहुत ही बारीक पतले किरण पुंजों के रूप में अधिक से अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। इसके हमने ये उपयोग पढ़े। पहले कुछ हमने देखा कि जो गोल्टन नामक सिटी है उसका उपयोग खोजी कुत्तों को प्रशिक्षण देने में किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि चमगादड़ रात्रि के अंधेरे में उड़ने के लिए प्रसरण ध्वनि का उपयोग करता है। फिर हमने इसके उद्योग जगत में कुछ उपयोग पढ़े कि जो आपके मशीनों के पुर्जे हैं या फैक्ट्रियों की चिमनियां हैं उसमें उत्पन्न कालिक को हटाने में, धातु के बड़े बड़े ब्लॉकों में उत्पन्न दरारों का पता करने में तथा उन्हें बढ़ने में प्रसरण ध्वनि का उपयोग किया जाता है। फिर हमारा चिकित्सा जगत में इसके 4 उपयोग है। सोनोग्राफी में, ईसीजी इकोकार्डियोग्राफ जो हृदय से संबंधित है उसमें, और आपके गठिया रोग के उपचार में, और किडनी या गुर्दे में उत्पन्न पतरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और लास्ट उपयोग पड़ा कि प्रसरण ध्वनि से जो उत्पन्न तरंगे हैं इनको पतले किरण पुंजों के रूप में अधिक से अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। तो ये इसके उपयोग है। एक बार आप नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में इतना ही। हमने आवर्ती के आधार पर ध्वनि के जो 3 भाग है वो पढ़े हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम जितने भी प्रतियोगी परीक्षा एग्जाम होते हैं, डिफेंस के हो या चाहे और भर्तियां हो, उनमें पूछे जाते हैं। और खास तौर से आपको जो श्रव्य, अपश्रव्य और प्रश्रव्य इनका आवर्ती प्रास याद रखना, वो एग्जाम पूछा जाता है। और प्रसरण ध्वनि के उपयोग है ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।